वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक करने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं संघवाद के बारे में। संघवाद जिसको हम इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं या फिर फेडरेशन आप कह सकते हो, ठीक है। दोनों का मीनिंग हमारा संघवाद ही हिंदी में होगा। तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसमें मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताऊंगी कि संघवाद का मीनिंग क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, और बाद में बात करेंगे कि इसके फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि पावर्स जो होती है, जो शक्तियां होती हैं, वो किन किन के बीच में बटी होती हैं और किस किस को कितनी पावर, कौन कौन से सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ये सारी चीजें जो है हमको इस टॉपिक में पूर्णतः से मैं आपको कवर करवा दूंगी या फिर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, फीचर्स। ये तीन चीजें हैं जो मैं आपको जो है वो इस टॉपिक में कवर करवाने वाली हूँ। आज थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगी कि पेपर जो है वो कैसे, आपको क्वेश्चन पेपर जो है आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं। वहां मैंने शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि आपको एक क्वेश्चन जब आपके पेपर में आ जाता है तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो बहुत होती है, तरह तरह की बुक्स होती हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आ जाते हैं। तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि आपको पेपर लिखने का जो तरीका है, जो स्टेंजा है, वो नहीं आता है। तो आप चाहे +1 +2 में है, चाहे आप BA कर रहे हो या फिर आप किसी कॉलेज में कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो वहां पर क्वेश्चन को लिखने का जो है वो एक तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करवाऊंगी, थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे ही ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, शांति से बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो वहां पे देख सकते हैं। क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होती है, लेकिन नॉलेज प्लस लिखने का तरीका भी आप ऐड कर लोगे तो आपके स्कोर जो है बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। मेरे तो बहुत ज्यादा आए थे, ठीक है। और मैं बता दूं कि आज मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, मैंने मेरी BA जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई एम हैप्पी, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट कॉलेज में जाऊंगी और अपना टीचर बनने का जो एक सपना है मेरा, मैं उसमें अब कदम रखूंगी। तो बस थोड़ा सा ही बता रही थी मैं। तो हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में। मीनिंग आपको पहले ये बता दूं कि फेडरेशन जो होता है ना, वो क्या होता है। फेडरेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं कि संघवाद शब्द कहाँ से निकला है। तो ये जो फेडरेशन शब्द है, ये आप देख सकते हो ना, ये फेडरेशन शब्द जो है ना, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। जो फेडरेशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कि, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा, लैटिन जिसको हम हिंदी में लातिनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो लातिनी भाषा जो है, या फिर इंग्लिश में आप लैटिन कहो, जो आपको मजा आए, ठीक है, उसके ये फोडियस से निकला है, ठीक है। फोडियस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, ठीक है, से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है अपना समझौता या फिर संधि। क्योंकि मैंने पहले आपको यही बताना है कि फेडरेशन जो शब्द है उसी को ही हम लोग पहले समझ लें, क्योंकि अगर वही समझ में नहीं आएगा तो बाकी आप कैसे समझ पाओगे, है ना। ये चीज जरूरी है हमारे लिए। तो क्या है कि ये जो फेडरेशन शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है फेडरेशन, जो कि लैटिन यानी कि लातिनी भाषा के शब्द फोडियस से बना है, जिसका मतलब शांति, जिसका मतलब समझौता या फिर संधि होता है। तो आपको पता है कि संघात्मक शासन प्रणाली जो होती है, ठीक है, संघात्मक शासन की जो प्रणाली होती है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया होता है, या फिर इनके बीच में कुछ समझौते किए जाते हैं, कुछ संधियां की जाती हैं, और इन संधियों की कुछ शर्तें भी होती हैं जिनको संविधान में लिख दिया जाता है। और संविधान में जितनी भी शर्तें लिखी जाती हैं समझौते के तहत, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना काम करते हैं। अब और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ जो फेडरेशन शब्द है उसी के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, यानी संघवाद होता क्या है। ये तो अपने मीनिंग के बारे में जस्ट बताया, मैंने आपको बताया है। अब और डीप हम बात करते हैं। ये क्या है अपना, ये क्या है, ये केंद्र सरकार है, ठीक है। ये क्या है, ये केंद्र सरकार है जो कि ऊपर आती है, और फिर दूसरे नंबर पर अपनी राज्य सरकार आती है।
तो राज्य सरकार में आपने ये चीज नोटिस की होगी यहाँ पर कि जो भी फेडरेशन से रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी शर्तें हैं, वो इन दोनों के बीच में बटी हुई हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है वो पावर्स हमारी बटी हुई हैं। एक केंद्र सरकार है और दूसरी राज्य सरकार है। आपने एकात्मक सरकार सुना है कभी? ये शब्द एकात्मक प्रणाली कह लो या फिर एकात्मक सरकार कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने कभी ये एकात्मक शब्द को सुना है? एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी शक्तियां होती हैं, वो सिर्फ एक ही सरकार के पास होती हैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, उसमें राज्य सरकार नहीं होती है। समझ में आया? लेकिन जो संघात्मक सरकार है, ठीक है, देखिए जो हमारी संघात्मक प्रणाली की सरकार है या फिर जो संघात्मक शासन प्रणाली है, उसमें जो शक्तियां होती हैं वो दो सरकारों में बांटी जाती हैं, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में। और इसकी कुछ शक्तियां, इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं जिसको संविधान में लिख दिया जाता है। और ये जो शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया गया है, ये संविधान ही करता है। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा संविधान कुछ सीमाएं भी निर्धारित कर देता है। सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्री डिसाइड कर देता है। ये पहले से बोल देता है कि ये वाली जो एरिया है वो केंद्र सरकार का है और ये वाला जो एरिया है वो राज्य सरकार के अंदर आता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के अंदर जो भी बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही का ही शासन होगा, वहीं पर वो काम कर सकती है। और ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का होगा। और ये भी कह दिया गया है कि कोई भी एक दूसरे के मामले में हाथ जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, कोई इंटरफेक्शन नहीं चलेगा, कुछ भी हमारे इसमें नहीं चलेगा। तो क्या है कि पावर का, शक्तियों का विभाजन संघात्मक प्रणाली की सरकार में शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांट दिया गया है। इनकी अपनी अपनी बाउंड्रीज भी तय कर दी गई है कि तुम्हारा एरिया ये केंद्र सरकार का एरिया है, ये वाला राज्य सरकार का एरिया है। इस पे ध्यान मत जाना कि ये गोला बड़ा बन गया है, बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि अब गोला बड़ा बन गया कहीं आप सोचो कि राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये डिसाइड कर दिया गया है कि ये वाला जो बाउंड्री है, ये वाला जो एरिया है वो केंद्र सरकार का है और ये वाला जो एरिया है वो अपना राज्य सरकार का है। ठीक है, और दोनों को ये भी बोल दिया गया है कि तुम एक दूसरे की बाउंड्री में या एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे, अपना अपना काम करो, बस वही बहुत है। हाँ, इसमें एक बात और याद रखना कि संघात्मक शासन प्रणाली का जो मॉडल होता है वो हर देश में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो बराबर रूप में किया गया है कि केंद्र सरकार को भी इतनी शक्तियां मिलेंगी और राज्य सरकार को भी इतनी शक्तियां मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, बहुत सारे यूं कहूं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे देश में तो बराबर बांटा गया है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ये मॉडल हर देश का अपना अपना हो सकता है, कोई सेम नहीं है कि संघात्मक में शक्तियों का विभाजन किया गया है तो बराबर ही बांटा जाएगा, ऐसा नहीं है। हर देश की अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, हर देश का अपना एक मॉडल भी है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, याद रखना कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का पहला ऐसा राज्य है, या यूं कहें कि ऐसा देश है जहां के संविधान ने पहली बार संघात्मक प्रणाली को लॉन्च किया था अपने एरिया में, यूं कहें अपने देश में। और ये हुआ था 4 मार्च। ठीक है, चलिए मैं डेट बताती हूँ। ठीक है, 4 मार्च 1789 को जो है वो पहली बार 4 मार्च 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, ठीक है, उसने फेडरेशन जो संघात्मक प्रणाली की सरकार है उसको जो है वो किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से। और आज की बात करें तो हमारा भारत है, पाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी संघात्मक प्रणाली पाई जाती है। संघात्मक, आप देख रहे हो संघात्मक। अब मैं शब्द की बात करती हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। आपको पता है क्या है ये संघात्मक है। अब संघात्मक को मैं अगर तोड़ दूं तो क्या बनेगा? मैंने यहाँ पे संघवाद लिखा है, अब मैं तोड़ दूं तो संघ प्लस वाद बन जाएगा, ये है ना, आपको देख सकते हो। तो संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब ही अपना ग्रुप होता है। तो ग्रुप का मतलब क्या है? यहाँ पर भी आप ग्रुप ही देख सकते हो कि जितनी भी पावर्स हैं वो ग्रुप में बांटी गई हैं। 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक केंद्र सरकार बना दिया है तो एक राज्य सरकार बना दिया है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जहां भी संघात्मक प्रणाली की
सरकार पाई जाती है वहां पर शक्तियों का जो विभाजन है वो दो गुटों में या फिर दो ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से संघवाद जो है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मीनिंग आपको अब कवर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं और वो है हमारा इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, यानी कि हमारी परिभाषा की। तो देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको जो है वहीं पर लिख के बता देती, क्योंकि इस प्रकार से मैं डेफिनेशन लिखूंगी तो वो लिखने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से काम कर लिया। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जो संघवाद है उससे रिलेटेड हमारी दो डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। पहली है प्रोफेसर डाइसी की। उन्होंने कहा है संघात्मक राज्य एक राजनीतिक युक्ति है जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों को कायम रखते हुए राष्ट्रीय एकता को भी बनाए रखना है। ये आप देख सकते हो कि जो संघात्मक राज्य है ना, उसका मेन पर्पस क्या है कि राज्य के जो राइट्स हैं, राज्य के जो अधिकार है उनको भी कायम रखना है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी बनाए रखना है। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है हैमिल्टन ने। उन्होंने कहा है संघात्मक सरकार राज्यों का एक ऐसा समूह है, संघात्मक सरकार राज्यों का एक ऐसा समूह है जो एक नए राज्य को अस्तित्व में लाता है। एक नए राज्य को अस्तित्व में लाता है का मतलब ये है कि ये राज्य है, उसमें ये इसमें कई सारे राज्य हैं जो कि एक मेन राज्य का निर्माण कर रहे हैं। ये इन्होंने ऐसा कहने की बात की है, कहने की कोशिश की है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपकी जो दो डेफिनेशंस होती हैं, आपको जब भी कोई डेफिनेशन का सवाल आ जाता है तो आप कम से कम दो परिभाषाएं लिख के जरूर आइएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स की जो है डेफिनेशन आपको मिलती है, 2 डेफिनेशन 2 मार्क्स की। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज बता दूं कि डेफिनेशन को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी विद्वान जिस भी शब्दों को जिस तरह से लिख गए हमें वैसा का वैसा ही याद रखना पड़ता है। तो इसलिए डेफिनेशन को समझने की कोई जरूरत हमें नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो पहला हमारा आता है, ठीक है, फीचर्स। ज्यादा फीचर्स नहीं है इसके, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला हमारा आता है लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब आपको पता है कि जो संघवाद होता है, हमने पहले बात की थी कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ समझौते हुए थे, कुछ संधियां हुई थी, तो उनकी कुछ शर्तें भी थी जो कि संविधान में लिखी गई थी। तो इसमें ये भी कहा गया था कि ये जो शर्तें, इन समझौते से संबंधित जो भी शर्तें हैं उनका लिखित होना जरूरी है, लिखा हुआ होना जरूरी है। और ये हम क्या करेंगे, संविधान में लिखेंगे। तो इसका मतलब यही साफ साफ हुआ कि जिस भी देश का संविधान लिखित होगा वहां पर ये संघात्मक प्रणाली तो होगी ही होगी। अब यहाँ पर हमें पता है भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पर जो भी समझौते किए गए हैं वो लिखित रूप में लिखा होना जरूरी है। और भारत का संविधान तो पहले से ही लिखा हुआ है। जब भारत का संविधान लिखा हुआ है तो शर्तें भी हमने भारतीय संविधान में लिख डाली, क्योंकि लिखित होना जरूरी है। और बाकी बेसिक चीजों की बात करें तो भारतीय संविधान में क्या होता है कि 395, ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल बेसिक चीजें हैं कि 395 जो है वो धाराएं हमारे भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं इसमें। ठीक है, ये 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद आपको पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। कुछ जो ऐसी धाराएं हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और कुछ नई धाराएं हैं जिनको शामिल कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने जो धाराएं हैं वो टोटल 395 धाराओं को रखा है। भले ही कोई धारा को निकाल दिया है लेकिन उसकी जगह नई धारा को वहां पर ऐड कर लिया, जिसकी वजह से धाराओं की जो संख्या है उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। 395 धाराएं ही हमारे संविधान में मौजूद है। ठीक है, तो हम इसके फीचर्स की बात करें तो पहला तो फीचर यही है कि संघवाद से रिलेटेड जो भी समझौते हैं उनका लिखित होना जरूरी है, जो कि लिखित संविधान में ही मिल सकता है, जबकि हमारे भारत का संविधान लिखा हुआ ही ऑलरेडी है। उसके बाद कठोर संविधान,
ये जो आप हेडिंग कर रहे हो ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग्स कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनमें भी ये हमें देखने को मिलते हैं। अब है कठोर संविधान। कठोर संविधान तो होगा ही होगा, कठोर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 395 धाराएं हैं और समय के साथ इसमें संशोधन भी होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में संशोधन करना इतना भी इजी नहीं होता है, उसका फॉर्मूलाज होते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 2 तरीके होते हैं जिनके हिसाब से जो है वो हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इतना इजी नहीं होता। अगर इजी होता तो कोई भी संविधान में कोई भी चीज को बदल देता, हमको पता है ना, कोई भी आराम से बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। कुछ कठोर प्रावधान किए गए हैं कि अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं, इतने लोग समर्थन कर रहे हैं, तभी हम जाके किसी चीज में संशोधन कर सकते हैं, थोड़ा सा बदल सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह कोई नई चीज ले आएंगे या उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, बदल देंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोग बात करें तो कठोर संविधान हमें इसमें देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है सर्वोच्च। संविधान की सर्वोच्चता क्या है? संघात्मक प्रणाली की सरकार में क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो सर्वोपरि है, यानी सबसे ज्यादा ऊंचा, सबसे ज्यादा जो ऊंचा दर्जा है वो हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही दिया गया है। हमारे देश में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सब के सब संविधान में लिखित धाराओं के अनुसार ही होने चाहिए। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो संविधान की धाराओं को तोड़ता है या संविधान में जो भी व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं उनका हनन करता है, उनको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाता है। तो ऐसे जो भी कानून है उसको असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया जाता है, उसको संविधान में ऐड नहीं किया जाता है। ये चीज हमें इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी मैं एक और पॉइंट यहाँ पर लिखने वाली हूँ, वो है विषय, यानी कि हमारे जो टॉपिक है उनका विभाजन भी किया गया है। मैंने नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें काफी बड़ा टॉपिक है और काफी सारी चीजें लिखनी है हमको। विषयों का विभाजन। विषय आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं, तो सबको एक ही सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, कि सरकार पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए जो विषय हैं उनको सरकारों में बांट दिया गया है, ठीक है। इसको 3 सूची में बांटा है। जो भी हमारे विषय हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट है, उनको 3 विषय यानी कि 3 सूची हम लोग बात करें उसमें बांटा गया है। एक हमारी संघीय सूची है, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रीड किया है तो आपको ये चीज बहुत मुश्किल नहीं लगेगी, सिंपल लगेगी, ठीक है। फिर एक राज्य सूची भी है और लास्ट अपनी आती है समवर्ती सूची, ठीक है। ये 3 सूची है जहां पर जो हमारे विषय हैं उनको विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले मैं संघीय सूची की बात करती हूँ। संघीय सूची में आपको पता है कि 97 जो विषय थे, ठीक है। संघीय सूची में पहले 97 विषय को रखा गया था, ठीक है, कि 97 विषयों पर ये संघीय सूची जो है, संघीय सरकार जो हमारी केंद्र सरकार है उसी का ही राज चलेगा। लेकिन बाद में क्या किया गया कि एक 42वां संशोधन किया गया। हाँ, ऐसे होगा, ठीक है। एक 42वां क्या किया, एक संशोधन किया गया 42वां, जिसके तहत एक और विषय को इसमें शामिल कर दिया गया, यानी कि 97 + 1 विषय, यानी कि अब क्या है, टोटल 98 विषय जो है वो हमारे केंद्र सरकार के पास में ही है, ठीक है। तो संघीय में पहले क्या थे, 97 विषय थे, लेकिन 42वां संशोधन किया गया जिसके तहत एक और विषय को शामिल करके 98 विषयों को हमारे संघीय सूची में शामिल कर दिया गया। और याद रखना कि इसमें राष्ट्रीय महत्व, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित जो विषय है उनको रखा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व से संबंधित जो विषय है उनको रखा गया है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, जैसे कि विदेशी मामले हो गए, कि जो भी हमारे देश से बाहर के मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपना विदेशी मामले हो गए, ठीक है। उसके बाद अपना युद्ध हो गया, क्या बोलते हैं इसमें, सुरक्षा भी आप इसमें ले सकते हो, रेलवे इसी में आ जाएगा,
बैंक भी इसी में ही आ जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, और हाई कोर्ट, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो हमारे संघीय सूची में ही आएंगे। अब मैं राज्य सूची की बात करूं तो राज्य सूची में पता क्या था कि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, ठीक है, 66 टॉपिक को रखा गया था, और फिर बाद में क्या किया कि 42वां संशोधन हुआ, ठीक है, 42वां संशोधन हुआ जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि इसमें से कुछ विषय जो थे उनको निकाल दिया, ठीक है, यानी क्या किया उन्होंने 66 विषय में से हमारे कितने निकाल दिए थे, हाँ, तो क्या किया उन्होंने कि 66 हमारे विषय पहले थे, तो 42वां संशोधन हुआ जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो 66 है उसमें से 4 जो विषय थे उनको माइनस कर दिया गया, यानी कि अब कितने टोटल है हमारे राज्य सूची के पास में जो विषय है वो हमारे 62 विषय को इसमें रखा गया है। माफ कीजिएगा, कोई ना कोई आ जा रहा है डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगला हम करते हैं संवर्ती सूची के बारे में। ये मैंने आपको बता रही थी कि जो विषय हैं उनको किस तरह से किसी सूची में बांटा गया है। यहाँ पर अब हम संवर्ती सूची की बात करते हैं। तो संवर्ती सूची में पहले जो विषयों की संख्या थी वो 47 थी, ठीक है, 47 संख्या थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 42वां संशोधन किया गया, ठीक है। तो 42वां संशोधन आप देख सकते हो इसमें किया गया था। तो क्या हुआ कि इन्होंने जो हमारे 47 जो विषय इसमें रखे गए थे उसमें और कुछ जैसे 48, 49, 50, 51, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो उन्होंने कर दिए हमारे 52 विषय। हाँ, तो संवर्ती सूची में पता क्या था कि संवर्ती सूची में पहले 47 विषय ही थे, लेकिन 42वां संशोधन हुआ जिसके बाद जो है उन्होंने और कुछ विषय थे जिनको इसमें ऐड कर दिया, और आज हमारे संवर्ती सूची के जो हिस्से में जो विषय आते हैं वो हमारे पूरे 52 विषय आते हैं। और इसमें से मेरे ख्याल से और भी आ जाते हैं इसमें कि हाँ, ये भी है कि जो राज्य सूची है उसमें से कुछ जो टॉपिक निकाले गए थे, जैसे कि हमें को देखना था माइनस किए गए थे, तो इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनको ऐड कर दिया गया था। तो यही हमारा इसमें हो जाता है, ठीक है। और इसके मैंने आपको बता दिए थे कि जो राज्य सूची है, लगता है मैं भूल गई हूँ। तो राज्य सूची में हमारे कौन कौन से विषय आ जाते हैं। राज्य सूची में पुलिस आती है, सुरक्षा आ जाती है, जेलें आ जाती हैं, ये सार्वजनिक जो भी चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें जो हैं, ये जो कुछ विषय हैं वो राज्य सूची में आते हैं। संवर्ती सूची में तलाक आ जाता है, विवाह आ जाता है और उत्तराधिकार आ जाता है। ये कुछ मामले जो हैं ये हमारे आ जाते हैं, क्योंकि मैं पूरे जितने भी टॉपिक हैं सबको यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ, बस 2-3 नाम एग्जांपल में लिख दूंगा तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज आती है इसमें, ये 4th टॉपिक था, 5th की बात करते हैं पॉइंट की। कभी कभी तो लोग इतना डिस्टर्ब करने आ जाते हैं ना कि एक बार में इतनी बार आ चुके हैं, और कभी कभी कोई कुछ पूछने नहीं आता, पता है फिर भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, 5वां है, और वो हमारा जाता है इसमें ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली। अब दोहरी शासन प्रणाली तो होगी क्योंकि आपको पता है कि संघात्मक में क्या होता है। संघात्मक में क्या था कि 2 चीजों में हमारी शक्तियां बटी हुई थी, ठीक है। एक केंद्र सरकार थी अपनी यहाँ पर, और दूसरी अपनी राज्य सरकार थी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और दूसरी अपनी राज्य सरकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोहरी शासन प्रणाली की बात हो रही है। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब होता है कि एक देश को 2 शक्तियां चलाती हैं, 2 सरकारें चलाती हैं, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। आपको मैं बता चुकी हूँ पहले कि केंद्र सरकार जो है वो क्या क्या काम करती है, और इसके अंडर जो है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है ना ये मतलब संघीय सूची है, और राज्य सरकार का मतलब राज्य सूची है। तो केंद्र सरकार यानी कि जो संघीय सूची है उसमें किन किन टॉपिक को जोड़ा गया था वो आपको बता चुकी हूँ मैं, और राज्य सरकार यानी कि राज्य
सूची, तो उसमें भी किन किन टॉपिक को जोड़ा गया था वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं हमारे 52 हो चुके हैं, उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है, उन विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो ज्यादातर केंद्र सरकार को दिया गया है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये भी कहा गया कि दोनों ही उसमें कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो पावर की बात करूं तो केंद्र सरकार को उसकी पावर दी गई है। तो दोहरी शासन प्रणाली तो है ही है, क्योंकि दो जो सरकारें हैं वो एक देश को चलाती हैं। दो सदनीय या द्विसदनीय विधानमंडल भी है, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से पता ही है भाई कि जहां पर संघात्मक है वहां पर दो चीजों की बात करनी है, दो ही सरकारें हैं और दो सदनीय विधानमंडल भी है। दो सदनीय विधानमंडल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि संसद के क्या है, दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है, ठीक है, एक राज्यसभा होती है तो दूसरी अपनी लोकसभा होती है, ठीक है। ये होगा अपना लोकसभा। तो वही ये चीज उसमें कह सकते हैं कि दो सदनीय विधानमंडल भी है, क्योंकि अपनी जो संसद होती है उसके दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जो राज्यसभा होती है उसको ऊपरी सदन कहा जाता है और जो लोकसभा होती है उसको निचला सदन कहा जाता है। अगर आपको ये ऊपरी सदन किसको कहा जाता है, निचला सदन किसको कहा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो तो इसमें होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकसभा में से प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का जो मेन मुख्य व्यक्ति होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री को चुनते कौन है? हम आम जनता, जो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, यानी कि नीचे हम लोग जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं, हम पब्लिक चुनते हैं, और पब्लिक को हमेशा नीचे समझा जाता है। तो जो लोकसभा है वो बड़ा जो है वो नीचे आता है, इसको निचला सदन ही हम लोग कहते हैं। उसके बाद इसमें न्यायपालिका की भी बात होती है। इसमें क्या है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। सर्वोच्चता यानी न्यायपालिका को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है, या यूं कहें कि काफी उच्च न्यायपालिका को रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश की बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो न्याय व्यवस्था जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लाइट चली गई अब। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता आपको पता है कि कोई भी देश क्यों ना हो, उसमें न्याय की व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि न्याय में क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बेकसूर है उसको सजा मिले, और जो कसूरवार है वो रिहा हो जाए, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो न्याय की जो व्यवस्था है उसका सर्वोच्च होना बहुत जरूरी है। और हमारे देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो वहां पर न्याय की बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है। सबसे पहले जिला न्यायालय बनाया है, फिर उच्च न्यायालय बनाया है। देखो, सबसे पहले पंचायत आती है ना, सबसे पहले गांव में पंचायत आती है, फिर जिला न्यायालय आता है, फिर उच्च न्यायालय आता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय आता है। यानी कि आप सिर्फ एक ही बार आपको कोई डिसीजन सुना दिया जाता है तो आप उसी से रिलेट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं कि आप इसमें अपील कर सकते हो, इसमें अपील कर सकते हो, इसमें भी अपील कर सकते हो, दोबारा उस केस को खोलने की, उस पर चर्चा करने की, जो भी हम केस की सुनवाई वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये है कि न्याय की सर्वोच्चता होनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक ही बार किसी ने बोल दिया कि हाँ तुमने ये काम गलत किया, क्या पता वो गलत, उसने डिसीजन गलत लिया हो, ये चीज भी हमें देखने की जरूरत जो है होती है। तो न्याय की सर्वोच्चता हमारे यहाँ पर होनी ही चाहिए। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आज चाहता नहीं कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि पहले 2 लोग मुझे डिस्टर्ब कर चुके थे, अब ये लाइट का दिक्कत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखो, जो न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र होना, फ्रीडम उसका होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। ऐसा ना होना कि कोई अपराधी पकड़ा गया है और जो हमारे जजेस हैं जो कि न्याय करते हैं, न्याय की मूर्ति उन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर किसी का प्रेशर हो कि नहीं तुम इस व्यक्ति को रिहा ही करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास देश में आपको पता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हर एक न्यूज चैनल पे की बात करूं तो किसी ना किसी न्यूज चैनल को खरीद लेती हैं, जो सिर्फ उन्हीं के बारे में ही बोलते रहते हैं। मैं किसी न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन न्याय व्यवस्था में वैसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जजों को, न्यायालयों को नहीं खरीद सकती है, ठीक है। वैसे तो आजकल बात करूं तो ये सच्चाई है नहीं, क्योंकि आजकल तो उल्टा ही चला हुआ है, जमाने के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल उल्टा चला हुआ है कि
आजकल पैसे चल रहा है, पैसा दो और आप अपने निकल सकते हो, ऐसा तो है। लेकिन क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, निष्पक्ष रूप में आप जो है वो सही डिसीजन को जो है फॉलो करें, वही आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो ये संघात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है पूरी तरह से कवर हो चुका है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।